अब मान लो बच्चों, हम जैसे मान लो एक सवाल दिया आपको। अच्छा, एक और चीज उससे पहले अगर मैं शॉर्ट ट्रिक में इसे समझाऊं, अभी हमने देखा कि सपोज ये आपकी फ्री सरफेस, क्लियर, और मान लो कि मैं यहां से एल डेप्थ नीचे, कितने डेप्थ नीचे, एल डेप्थ नीचे, जी किधर लग रहा है, नीचे, यहां से लग रहा है पी एटमॉस्फेरिक। तो अगर मैं यहां से एल डेप्थ नीचे इस पॉइंट पे अगर प्रेशर की बात करूं, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना निकल के आएगा, एल डेप्थ नीचे, पी बराबर पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, पी बराबर पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। अब आप ध्यान से देखना कि जैसे जैसे आप ग्रेविटी की डायरेक्शन में नीचे जाते जा रहे हो, नीचे जाते जा रहे हो, किसके डायरेक्शन में, ग्रेविटी की डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाने पर आपको प्रेशर की वैल्यू क्या मिलेगी, बढ़ती हुई। किसकी डायरेक्शन में, ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहे हैं या नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर है, जी के बराबर, क्योंकि इस पे और कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, यहाँ पे केवल जी का लग रहा है नीचे। तो ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इन स्टैटिक फ्लूइड, इन स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड का मतलब क्या है, द फ्लूइड व्हिच इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स और नेट एक्सेलरेशन, द प्रेशर इंक्रीजेस। जैसे यहाँ पे जी की डायरेक्शन में आप जाते जा रहे हो तो पी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एच के बराबर। तो इस फॉर्मूले की खास खास बात है, in static fluid, in static fluid with respect to container, the pressure varies linearly and it increases, and it increases with depth। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं, मुझे इस पॉइंट का प्रेशर दिया हुआ है, सपोज मुझे ये दिया हुआ है और पूछा गया कि यहाँ का निकालना है, तो ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी के कहाँ जाओगे, अगेंस्ट में, तो अगेंस्ट में जाओगे तो जैसे जैसे हाइट के साथ क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीजेस विद हाइट, डिक्रीजेस विद हाइट। तो नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा और ऊपर जाओगे तो प्रेशर घटेगा। नोट करो इसे। अगर मैं पी और एच के बीच में, ये जो लीनियरली शब्द है, इस लीनियरली का मतलब है कि पी और एच के बीच का ग्राफ, पी एंड द ग्राफ बिटवीन, द ग्राफ बिटवीन P and H is straight line। ये किसका मतलब है, इस लीनियरली का मतलब है, लीनियरली का मतलब है द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड H। देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो एटमॉस्फेरिक, दिस इज y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c। तो ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। नोट करो इसे। अगर अपन शॉर्ट ट्रिक से याद रखें इस चीज को, तो ऑन मूविंग, on moving along the direction of G, डायरेक्शन ऑफ जी मतलब डेप्थ में नीचे जा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीजेस। और एक इसकी बात कर रहे हैं अपन, स्टैटिक फ्लूइड की। और स्टैटिक फ्लूइड का मतलब मैंने शुरुआत में बताया था, फ्लूइड एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। अब इसमें और भी कंसेप्ट आएंगे, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, लेकिन फिर भी आप रेस्ट को समझोगे। ठीक है सर। और देखो, जैसे अपन एक सवाल करते हैं,
हमने एक सवाल देखा और ये सवाल कुछ ऐसा है। ठीक है, मान लो इस पूरे के पूरे कंटेनर में या कोई पाइप में इस तरीके का इस शेप का कोई पाइप है, इस पाइप में एक ही लिक्विड भरा हुआ है। तो जब एक ही लिक्विड है तो इधर की हाइट अगर h1 है तो इधर की हाइट भी क्या होगी, h1। सपोज ये हाइट है h2, ये है l, तो ये भी कितनी हो गई h2। इसकी जो ब्रॉडनेस है इसको नेग्लिजिबल माने, और ये सपोज ये है L1, ये है L2। आपसे पूछा गया कि यहाँ का प्रेशर कितना होगा, पॉइंट ए का प्रेशर, तो हमें पी ए निकालना है सपोज और पी बी निकालना है। इस सवाल को ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से क्या मिल रहा है, पी एटमॉस्फेरिक, क्योंकि ऊपर से ओपन है तो यहाँ पे एयर है, तो ये कौन सा प्रेशर लगा रही है, पी एटमॉस्फेरिक। इस जगह पे भी क्या लिखा हुआ, पी एटमॉस्फेरिक। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ से नीचे गया तो पी एटमॉस्फेरिक, तो इस जगह पे कितना मिलेगा, h1 हाइट नीचे मिले, तो इस जगह पे क्या प्रेशर लिखोगे, P, जैसे मैं इसे B पॉइंट बोल दूं तो पी बी बराबर P एटमॉस्फेरिक प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो जी एच होता है ना, रो जी कितना नीचे है h1। अब ध्यान से सुनना, ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में आए तो प्रेशर क्या होगा, P एटमॉस्फेरिक से बढ़ गया कितना, रो जी h1। अब आप इधर जा रहे हो तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहे हो और ग्रेविटी के परपेंडिकुलर जा रहे हो, तो ग्रेविटी के कहां जा रहे हो, परपेंडिकुलर। अब ध्यान से सुनना, ये पॉइंट और इस पॉइंट के अलोंग जब आप जाओगे तो ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे, तो ग्रेविटी के कहां जा रहे हो, परपेंडिकुलर। तो इस केस में ए बी और मैं इस पॉइंट को नाम दूं डी, क्योंकि इसको अपन ने ए लिया हुआ है, इस पॉइंट को नाम क्या दिया मैंने, मान लो सी। तो अगर मैं यार ये बी ले लिया था तो इसे नाम दे देते हैं अपन सी, ये सी और ये हो गया डी। हाँ, तो सी का प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी h1, और चूंकि सी और डी सेम लेवल के पॉइंट्स हैं, और ध्यान से सुनना, सेम लेवल के पॉइंट्स है कौन, सी एंड डी, तो सेम लेवल पे, चूंकि ये पॉइंट यहां से, ये पॉइंट इस जगह से कितना नीचे है h1, और सी के लेवल का पॉइंट ही कौन सा है, डी, तो सेम लेवल के पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम। तो डी पॉइंट का प्रेशर बराबर पीवी, वो किसके बराबर होगा, सी पॉइंट के प्रेशर के बराबर। अगेन अपन कहां गए, ऊपर, तो वापस कहां पे गए, पीए पे। तो डी से अब कहां जा रहे हो, ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे, और आप इसके अब कहां जा रहे हो, ऑपोजिट, तो पीए बराबर क्या लिखोगे, पीडी। अब ऊपर जा रहे हो, नीचे आते हो तो प्लस करते, प्लस रो जीएच, ऊपर जा रहे हो तो क्या करोगे, माइनस रो जीएच। तो डी से प्रेशर घटेगा, यहाँ पे आने पर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि आप नीचे नहीं आ रहे, कहां जा रहे हो, ऊपर। तो क्या आ जाएगा, पीडी माइनस रो जी h2, ये, और पीडी की वैल्यू आप यहां से रख सकते हो। अगेन इधर है, अगेन ये दोनों सेम लेवल के पॉइंट, तो जितना प्रेशर ए का होगा उतना ही प्रेशर बी का होगा, बराबर कितना हो जाएगा, पीबी। अगेन नीचे है तो इस जगह पे मान लो ये मैं ई पॉइंट लूं, तो पीई बराबर क्या लिखोगे, पीबी प्लस रो जी h2। अगेन इस पॉइंट को मान लो अगर मैं किया f, तो pf बराबर क्या होगा, pe, क्यों, क्योंकि e और f दोनों सेम लेवल के पॉइंट है। अगेन ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और आप वहां पे पहुंच जाओगे। ध्यान से देखो इस सवाल को, तो प्रेशर वेरिएशन का धीरे धीरे, अगर मैं सवालों की बात करूं तो बताओ क्या होगा, कि अगर आपसे बोला जाए
कि बताओ किसी कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2 मीटर नीचे हाइट पे सरफेस से इस पॉइंट पे प्रेशर इसे दे देते हैं ए, इसे दे देते हैं बी, ये दोनों पॉइंट 2 मीटर नीचे है। तो बताओ 2 मीटर नीचे हाइट पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी पीए वो कितनी होगी? तो आप क्या लिखोगे? पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो ऑफ लिक्विड जी इंटू दो, एच मतलब 2 मीटर, और यही किसके बराबर होगा? पीवी, क्योंकि दोनों का लेवल क्या है इससे। क्लियर? जी कहाँ लग रहा है? नीचे, तो नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर बढ़ता है और उसके अपोजिट जाने पर घटता है। क्लियर बात? अगर मैं मान लो आपसे पूछूं कि सपोज ए और बी का प्रेशर सेम है, ए बी, मैं यहाँ पे और भी पॉइंट्स लूँ, मतलब ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इनका लेवल सेम और इनका लेवल सेम, मतलब किन किन का? तो इन चारों में क्या रिलेशन होगा? तो पीसी बराबर पीडी लेस देन, चूंकि इनकी डेप्थ ज्यादा है, ये फ्री सरफेस, ये मान लो ये फ्री सरफेस, और केवल इसमें एक्सेलरेशन जो लग रहा है कितना लग रहा है? जी। और हमेशा ध्यान रखो जो फ्री सरफेस है वो नेट एक्सेलरेशन की हमेशा क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। तो पीसी बराबर पीडी, और इनका प्रेशर कम होगा किससे? पीए बराबर पीवी से। तो सेम लेवल वाले पॉइंट्स का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? इससे। मान लो ये सिचुएशन आपको ऐसे दे दी जाती कि साहब ये जो कंटेनर है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होता, तब भी क्या यही संबंध होता था? बिल्कुल। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब भी क्या होता है? इक्विलिब्रियम। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाता कि अगर ये रेस्ट पे है तब भी आंसर क्या होता? सेम। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि पीए बराबर पीवी, पीए बराबर पीवी, तब कब वैलिड है? तो पीए बराबर पीवी या सेम लेवल वाले पॉइंट्स पर प्रेशर सेम तब होगा जब फर्स्ट एंटायर फ्लूइड is at rest, second moving with constant velocity, और third accelerating upward or downward। एक्सेलरेटिंग कब है? अपवर्ड और डाउनवर्ड। या तो ये सिस्टम कहां जा रहा होता? ऊपर, या कहां जा रहा होता? नीचे। लेकिन फिर उस केस में जैसे मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं P बराबर P नॉट प्लस रो जी एच, उस केस में चूंकि एक्सेलरेशन जी तो अभी, अगर ये ऐसे ऊपर जा रहा होता तो फिर इस जगह पे जी नहीं आएगा, फिर नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये वैलिड कब कब है? इन तीनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखो तब। और ये फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं दोनों भी। अगर मान लो कि एक कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है और ये कंटेनर ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है और ये कंटेनर ए एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। जी किधर लग रहा है? नीचे। ध्यान से सुनना, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, जी से कहां लग रहा है? नीचे। अब बताओ ये सवाल फ्लूइड स्टैटिक्स का या फ्लूइड डायनेमिक्स का? तो याद करो हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। अब तक जो भी डिस्कशन हुआ किसमें हुआ? फ्लूइड स्टैटिक्स में। ध्यान से सुनना बात, ये सवाल भी फ्लूइड स्टैटिक्स का है। आपको लग रहा होगा कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्लूइड कंटेनर के साथ दौड़ रहा है, लेकिन हमें स्टैटिक फ्लूइड में फ्लूइड को जो देखना है किसके रेस्पेक्ट में देखना है? कंटेनर के रेस्पेक्ट में। तो आप जब कंटेनर में बैठ के देखोगे तो कंटेनर में बैठ के देखने पर ये फ्लूइड क्या होगा?
ये फ्लूइड आपको रेस्ट पे नजर आएगा। लेकिन ये जो फ्लूइड की जो फ्री सरफेस है, ये वाली जो फ्री सरफेस है, ये अब हॉरिजॉन्टल ना रह के, और ये इसका कुछ जो शेप है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ऐसा इस तरीके से। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे भी अपना एक लॉजिक है, ध्यान से सुनो। जब आप इस पे बैठोगे, किस पे? कंटेनर पे, तो जो लिक्विड है, लिक्विड बॉडी है, उस लिक्विड बॉडी का हर एक पार्टिकल पीछे की तरफ एक स्यूडो फोर्स के बारे में समझते हो ना? एक स्यूडो फोर्स का क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। तो पीछे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगा, कितना? ma। स्यूडो फोर्स पता है? मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। और इस पे mg कहां लग रहा है? नीचे। तो अब नेट फोर्स का डायरेक्शन अगर मैं यहां पे इस पॉइंट को यहां पे बनाऊं, तो ma कहां लग रहा है? पीछे, दैट इज स्यूडो। और mg कहां लग रहा है? नीचे। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? इधर। या नेट फोर्स इधर। तो नेट फोर्स कुछ इस तरीके का होगा, ये नेट फोर्स। और नेट फोर्स कितना हो गया? m अंडर रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, दैट इज f नेट। और अगर मुझे a नेट निकालना है तो इसमें किसका डिवाइड कर दूं? f नेट डिवाइड बाय n। तो अगर मुझे a नेट निकालना है तो a नेट कितना है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के टर्म्स में, a इधर और g नीचे, ये a नेट। अब ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द मेजर कंसेप्ट। द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड, the free surface of the fluid is always normal to the net acceleration। जो फ्री सरफेस है किसकी? फ्लूइड की। फ्री सरफेस की हम बात कर चुके हैं, जो एयर के कांटेक्ट में है। फ्री सरफेस हमेशा नेट एक्सेलरेशन के क्या रहेगी? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। मींस जब इसे ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया गया तो ये इस तरीके की ना होगा, ये थोड़ी सी इस तरीके से हुई। इसका कारण है कि नेट एक्सेलरेशन इधर है, नेट एक्सेलरेशन इधर है, और ये सरफेस इसके साथ ए नेट के साथ कितने एंगल पे हो गई? 90 एंगल। तो जो कंसेप्ट है वो क्या है? द फ्री सरफेस ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड at rest in static, यूं लिखते हैं, in static is always perpendicular to the net acceleration। very important point। The free surface of the fluid is always perpendicular to the net acceleration। तो जब ये a एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करवाया गया इस कंटेनर को, तो इस कंटेनर के रेस्पेक्ट में फ्लूइड किस पे रहेगा? रेस्ट पे। अभी भी ये सवाल किसका है? फ्लूइड स्टैटिक्स का। तो यहाँ पर इसका हर एक पार्टिकल स्यूडो फोर्स, ये कौन सा फोर्स है? स्यूडो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। जी कहां लग रहा है? नीचे। तो नेट एक्सेलरेशन इस तरीके का हो गया। तो ये जो फ्री सरफेस है इस नेट एक्सेलरेशन से क्या हो गई? नॉर्मल। नॉट इट। मान लो आपसे पूछा जाए कि अगर ये a एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है और इस कंटेनर में अभी हमने देखा कि इस कंटेनर में जो फ्री सरफेस है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये फ्री सरफेस का हम लोग बना लेते हैं डायग्राम, कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस जगह पे
इधर था जी और इधर था ए स्यूडो। अभी अपन बात, ये क्या है ए नेट। तो अगर इस एंगल को थीटा बोला जाए, इस एंगल को थीटा बोला जाए और इस एंगल को भी कितना बोला जाए थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये भी हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे चली गई थीटा। तो अगर मुझे इस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इधर कितना आ जाएगा ए, इधर कितना हो गया जी, यहाँ पे कितना है थीटा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल से देखूं तो इस ट्रायंगल से tan थीटा बराबर कितना, tan theta equals to this upon this, and this value is a and this value is g. So tan theta is equals to a by g, where theta is equals to tan inverse a upon g. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी फ्री सरफेस है हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे इंक्लाइंड हो गई, tan इनवर्स a by g. नॉट इट। प्रेशर की वैल्यू अगर पूछी जाए तो प्रेशर मान लो आपसे पूछा गया कि प्रेशर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है कि सपोज ये अगेन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड है, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर अगर हमें प्रेशर की वैल्यू निकालनी है तो ध्यान से देखो इस जगह पे तो पी एटमॉस्फेरिक लग ही रहा है। मान लो इस डायरेक्शन, अच्छा नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये यहाँ से नेट एक्सेलरेशन कितने पे होगा 90 डिग्री। मुझे अगर ये ए पॉइंट दिया जाए, पूछा गया कि इस पॉइंट पर नेट एक्सेलरेशन नेट प्रेशर कितना होगा, तो यहाँ पे P बराबर क्या लिखोगे, अभी थोड़ी देर में P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, वेयर H इज द हाइट और डेप्थ, H इज द डेप्थ इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। अगर मैं ये से H लिखूं तो कितना होगा P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जब अपन वहां पे G लिख रहे थे तो यार ये सरफेस कुछ ऐसी थी और G इधर लग रहा था, तो आपने डायरेक्ट इस जगह पे जब ये H डेप्थ में अगर मैंने पूछा था तो P बराबर लिख दिया था P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, क्योंकि यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन था वो G के बराबर था, लेकिन यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन G के बराबर नहीं है, नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। क्लियर। और नेट एक्सेलरेशन हमेशा इस सरफेस से क्या होगा 90 डिग्री। तो अगर इसी के डायरेक्शन में ये पॉइंट h डेप्थ नीचे है तो यहाँ पे जो आप लिखोगे तो क्या लिखोगे रो अंडर रूट नेट एक्सेलरेशन, वहां पे g आया था क्योंकि नेट g ही था, यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इनटू h। तो ये हो गया आपके ए पॉइंट का प्रेशर। क्लियर। बड़े हैं आगे। इसी प्रेशर को लिखने का एक और तरीका संभव है क्या, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो ये इस तरीके से हुआ और इस पॉइंट पर हमें प्रेशर निकालना था, तो ये तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया कि नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में डेप्थ अगर हमें पता है तो डायरेक्ट लिख लेंगे। अब यहाँ पे इधर लग रहा था G, इधर लग रहा था G और इधर लग रहा था A, ठीक है। तो सपोज वर्टिकल हाइट हमें दी हुई है L1 और हॉरिजॉन्टल हाइट हमें दी हुई है सपोज यहां से वर्टिकल हाइट हमें दी हुई है L1 और हॉरिजॉन्टल हाइट हमें यहां से दी हुई है सपोज L2। क्लियर सर। यहाँ पे P एटमॉस्फेरिक लगेगी, प्रेशर हमेशा नॉर्मल होता है, तो इधर ये P एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो इसको लिखने का एक और तरीका संभव है, इस जगह पे जो PA लिखा, पहले एक तरीका तो हमने क्या लिख दिया था, अगर हमें डायरेक्ट ये H पता था, दूसरे तरीके में PA बराबर क्या लिख सकते हो आप, PA बराबर होगा, P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, वेयर H इज द हाइट और डेप्थ इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। तो ये हो गया आपके ए पॉइंट का प्रेशर। क्लियर। अब अगर मान लो ये इस तरीके से हुआ और
P atmospheric प्लस रो जी L1 दिस वन। और पीए को लिखने का दूसरा तरीका क्या संभव है? पीए बराबर पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो ए एल। अब रो ए L2 आप इधर जा रहे हो, किसकी डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। पहले भी कहा था एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर बढ़ेगा। तो पीए बराबर ऐसे लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? यहाँ पे पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी L2, वर्टिकल में आ रहे हो तो पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी L1। और अगर आपको ये पता था, देखो इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, और इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, जो कितना निकल गया था √a² प्लस g²। और अगर आपको ये h पता है तो इस जगह पे लिखना है। तो तीसरा तरीका क्या संभव है? pa बराबर p एटमॉस्फेरिक प्लस रो √a² प्लस g² into h, where h is the direction, h is the depth in the, from the free surface in the direction of नेट एक्सेलरेशन। तो तीनों फॉर्मूलों से आप इस पॉइंट पे क्या निकाल सकते हो? प्रेशर। तो हमने जब एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स, फर्स्ट पॉइंट हॉरिजॉन्टली the free surface becomes perpendicular to the a net। दूसरा P बराबर P एटमॉस्फेरिक प्लस रो a net into h, where P एटमॉस्फेरिक तो P एटमॉस्फेरिक है, a net का मतलब नेट एक्सेलरेशन, और h भी डेप्थ है, h भी डेप्थ है। किसकी डायरेक्शन में? a net की डायरेक्शन। अगर मान लो पहला केस, सबसे पहले a बराबर 0, जब इसमें क्या लग रहा था g, तो नेट एक्सेलरेशन इस केस में a नेट बराबर किसके था? g के। इसलिए ये सरफेस नेट एक्सेलरेशन की क्या है? परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ये फ्री सरफेस। ये केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर सपोज ए से इधर जा रहा है तो इस फ्री सरफेस थोड़ी सी क्या हो जाएगी? यहाँ से इस तरीके से। क्लियर? प्रेशर निकालने का तरीका हम देख चुके हैं। कितने एंगल पे? थीटा, tan थीटा बराबर a/g, और थीटा बराबर tan इनवर्स a/g। केस नंबर 2, और नेट एक्सेलरेशन इधर, और ये सरफेस और ये tan नेट, ये आपस में क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर। अगर सपोज केस नंबर थर्ड में अगर ये कंटेनर इधर ना जाके इधर जा रहा होता हॉरिजॉन्टल, तो ये सरफेस कुछ इस तरीके से हो जाती। अगेन थीटा वही होता, tan थीटा बराबर a/g, where थीटा बराबर tan इनवर्स a/g। करिए नोट। मान लो कि किसी कंटेनर में बिल्कुल पैक्ड लिक्विड भरा हुआ है रो डेंसिटी का। कितने डेंसिटी का? रो डेंसिटी का।
अब अगर ये बिल्कुल पैक्ड है, मतलब इट इज नॉट एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, ये किसी भी जगह से ओपन नहीं है, तो मान लो कि मैंने इस पॉइंट पे प्रेशर P बराबर P लिखा, P बराबर कितना P, क्लियर। अब मैंने यहाँ पे सपोज कोई पहले इस तरीके से ढक्कन लगा हुआ, इस तरीके से, तो P बराबर कितना है, P बिल्कुल पैक्ड है अभी। अब मैंने इस ढक्कन को ओपन कर दिया तो इतना सा छेद होगा, तो यहाँ पे एयर कांटेक्ट पर एयर टू में एक्सपोज हुआ, एयर का प्रेशर लगा कितना P एटमॉस्फेरिक। तो ध्यान से सुनना, पास्कल के लॉ के अकॉर्डिंग ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या बोला मैंने, हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट। मतलब अब जब इसे ये बिल्कुल पैक्ड था तो अगर P व्हेन पैक्ड and when open to atmosphere then Pa becomes P atmospheric plus P। P तो ऑलरेडी था ही, उसमें P atmospheric और ऐड हो जाएगा, क्लियर। इस पॉइंट का भी P atmospheric से बढ़ जाएगा जो भी प्रेशर इसका होगा, क्लियर। तो भले ही आप थोड़ा सा भी इसे एक्सपोज कर दो तो P atmospheric अगर यहाँ पे आ गया तो उस हर एक पॉइंट का जो प्रेशर है वो P atmospheric से बढ़ जाएगा। तो पास्कल के लॉ के अकॉर्डिंग when an external pressure applied in a static fluid at a given point, किसी पॉइंट पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो that pressure distributes equally in entire fluid body। हर एक फ्लूइड बॉडी के हर एक पॉइंट पर इक्वली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, P एटमॉस्फेरिक प्लस P, क्लियर। ये आपका है पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ क्या है कि when a pressure is applied in static fluid at a point then that pressure distributes equally in every point of the fluid, क्लियर। तो अगर मैं इसे बिल्कुल पैक्ड था तो जब प्रेशर P था तो अगर ये ओपन हुआ तो इसे P बराबर कितना हो जाएगा, P एटमॉस्फेरिक प्लस P, दैट इज पास्कल्स लॉ।